हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। और जिस तरह से सीरीज चली, जिस तरह से हमें कमेंट्स मिल रहे हैं और जिस तरह से आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी हमें थ्योरीज थी वो हम ये समझा चुके हैं। और पहला चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसके बारे में हम पहले चैप्टर में एक छोटे से टॉपिक पे बात कर चुके हैं। और यहाँ पे हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स कैसे आपस में रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसमें सर की बुक में क्या दिया हुआ है कि हम केवल इसमें ये अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब हमारी जो फिजिक्स में यूज होता है। मतलब अलजेब्रा भी यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है, ज्योमेट्री भी यूज होती है, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब यूज होती है। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, केवल वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब हमें यहाँ पे जो भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वो नहीं पढ़ना है। वो बेसिक से आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके होते हो। ठीक है, वो मैथ्स का पार्ट है, वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीजें अभी आगे यूज होंगी। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आप अभी आगे यूज करोगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे यूज करना है, क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। पहला हमारा ये टॉपिक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई भी क्वांटिटी जिसका हम केवल मैग्नीट्यूड बता सकें, डायरेक्शन नहीं बता सकें, तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे आप अपना मास बताना होगा, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप बताओगे अगर अप्रोक्सीमेटली 45 kg, तो आप ये बताओगे 45 kg। फिर आप उसको ये नहीं बताओगे कि 45 kg ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, ऐसा कुछ नहीं बताओगे। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, आपको बताना है कि हम मुझे यहाँ जाना है, तो आप बताओगे कि इस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं, वो हो जाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं तो वो हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो भी अगर हम बताते हैं तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर हम केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं तो स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें उसमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया गया सर की बुक में, एज एन एग्जांपल मास ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय सेइंग इट 5 kg। ओके, दो मासेस हैं, एक 5 kg का, एक 2 kg का, तो डायरेक्टली उसको ऐड कर दोगे 7 kg, सिंपल सी एडिशन होगी। लेकिन अगर वही हमें वेक्टर्स ऐड करना हो तो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है। वो क्या होता है अभी इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सर की बुक में मान लेते हैं एक बॉडी है, ये 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ओके, एक यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड मूव कर रही है। ओके, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड ये यूज मूव कर रही है, और ये 2.5 मीटर पर सेकेंड ये मूव कर रही है। तो इन सब में देखिए हमने क्या बताया है, एरो भी बताई है। ठीक है, तो जो एरो बताता है वो बताता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब ये अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये क्या होता है कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और एक्स एक्सिस का कुछ एंगल बनाएगा। जो भी एंगल बनाएगा, मान लीजिए 60 बनाता है तो 60 डिग्री एंगल, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल में 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही। ये क्या बताएंगे कि वाई एक्सिस में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही, ये एक्स एक्सिस में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये भी एक्स एक्सिस में 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ओके। अब अगर अब क्या कहा है, इफ अ पार्टिकल इज गिवन टू वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, मतलब क्या बताया कि एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी, वाई एक्सिस में ये वेलोसिटी, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल सा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। या तो हम उसको कह सकते हैं, अभी जैसे अगर परपेंडिकुलर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, दो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर दी हुई है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। जैसे क्या कहा है, ए से बी कोई बॉडी मूव कर रही 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
और बी से सी मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताओ इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए से सी के बीच में। और अब देख रहे हो आप इसे किससे यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और उसके यहाँ पे एंगल निकालना होगा तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 53 या 57 के आसपास आता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बना रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ओरिजिनली दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये 3 मीटर पर सेकंड था, ये 4 था। इसका रिजल्टेंट क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और वो केवल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड हो सके तो वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। सारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है कि मतलब अगर मैग्नीट्यूड दिया डायरेक्शन दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी, नो। क्या होता है इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर आपको दे दिया कि कहा ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये डायरेक्शन है, तो बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। हम इस वक्त क्या चेक करेंगे, क्या ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अगर फॉलो कर रहा है तभी वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल देते हैं, जैसे करंट के केस में होता है। करंट में हम क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन वो क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती नहीं, वो क्या करती सिंपल सा अर्थमेटिक एडिशन फॉलो करती है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक वायर में करंट जा रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में ये 4 एम्पियर करंट है और इस डायरेक्शन में मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट है, तो हम यहाँ पे ऐसे रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्टली इसको सम करते हैं, 4 + 3 7 एम्पियर हो जाती है। ठीक, हम इसका रिजल्टेंट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं निकालते हैं, तो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है 2.2 जो टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। मतलब जैसे हमें ये वेक्टर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और ये भी दिया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और ये कहा है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बताओ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी। आप देखोगे तीनों लगभग बराबर है, तीनों अगर हम बराबर बनाते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या ए और बी तो इक्वल होंगे, क्या ए और सी भी इक्वल है, नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या उसकी डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं, मतलब डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बी, और उसी डायरेक्शन में अगर सी भी मूव करने लगे तो ये तीनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो बहुत सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पैरेलल, ये नहीं कि इसी डायरेक्शन ऐसे भी बनाएंगे तब भी वो वही है। ठीक है, यहाँ पे भी बनाते तब भी वो वही है, उसके पैरेलल बनाते तब भी सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है या वाई एक्सिस से बन रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से 60 बन रहा है और यहाँ से 30 बन रहा है तो इसके लिए भी वही बनना चाहिए, ये 60 और ये 30। अगर ये सेम बन रहा है तो मतलब ये फॉलो कर रहा है, इक्वल है वेक्टर, अदरवाइज इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपको अभी क्वेश्चंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर दो वेक्टर्स दिए तो उनको एडिशन कैसे करोगे। ठीक है, सिंपल सा अभी बताया मैंने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन यहाँ पे तो इसके पहला जो अभी एग्जांपल दिया था ये 3 और 4 वाला, तो उसमें क्या था, वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, सॉल्व कर लिया था। लेकिन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर न हो, मान लो ए वेक्टर ये है, ठीक है, और बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक, और इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। यस, इन दोनों के बीच में एंगल अब 90 तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसको वेक्टर को स्मॉल ए से ले लेते हैं, इस वेक्टर को स्मॉल बी से ले लेते हैं और ये डिनोट कर लेते हैं ए
बी डी ई, जैसा कि बुक में लिया वैसे ही हम लेके चल रहे हैं। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पैरेलल हम एक वेक्टर ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, और इस वेक्टर के पैरेलल ले लेते हैं ये, ठीक है, ओके, और इसको डिनोट किया सी से, ओके। डायरेक्शन दी हुई है, अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यस और नो, यस, सिंपल सा, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये पूरा एंगल भी थीटा होगा, पैरेलल है दोनों, और इस एंगल को अल्फा लिया है, ठीक है, जैसा कि बुक में लिया है वैसे ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से नहीं कर रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत हो, अगर जिसके पास बुक है तो वो इसी से समझ सकता है, ठीक है। ये एंगल थीटा लिया है, इसके पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अल्फा लिया है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ए डी निकालना है एक तरीके से, तो ए डी के लिए दो ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, एक बार ये ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इन ट्रायंगल बी डी ई, दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें ये क्वांटिटी नहीं पता है, ये क्वांटिटी हमें पहले पता करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उससे ये पता चल जाएगा, ये पता चलेगा, हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हम ये कोशिश करते हैं कि ये निकाल लें, ये निकाल लेंगे तो ये प्लस ये दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन होगा, ओके। चलिए अब ये पहले क्वांटिटी पता करते हैं, अब इसके देखते हैं, ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है बी, परपेंडिकुलर डीई, तो डीई क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली अगर कॉस थीटा देखें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे बेस यानी कि बीई क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यस, बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये एडी क्या हो जाएगा, अगर हम इन ट्रायंगल एडी से देखते हैं तो ए डी का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए बी प्लस बी, ये पूरी लेंथ का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ओके, ये होगा। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वेक्टर्स हैं, प्लस डी क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये फिगर आपको समझ में आई क्या होगा, ठीक। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्या हो जाएगा, ए डी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, ओके, सॉरी 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 कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ये गलती हो गई है, यस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए प्लस डी क्या था, ए प्लस बी, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें किसी भी एंगल पे दिया हो दो वेक्टर्स तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और इसी तरह से इसका एंगल निकालना है ये अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा अपॉन बेस यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। तो हम किसी भी टाइम पे उसका एंगल भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, और रिजल्टेंट इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझा देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, टाइम नहीं लगेगा समझाने में। ठीक, क्या कहा है दो वेक्टर्स हैं
टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, मतलब दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा। तो बताओ उसका रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, मतलब एंगल निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट को आर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पढ़ा है। और क्या कहा है, b इक्वल टू ए, मतलब दोनों वेक्टर सेम है हमारे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से a कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे तो √2a, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये √2a वैसे ही रहेगा। और जब हमें पता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उसमें क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, ओके, तो उससे cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 1 प्लस करोगे 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा की क्या लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको याद करनी होंगी। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स सेम है। ठीक, नेक्स्ट अब हमें एंगल निकालना है, तो tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला बताया था अभी, कि a sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये बताया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और b क्या है, a के बराबर है, तो यहाँ पे a रख देंगे, a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, कॉमन लेंगे a, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा किया अभी हम लिख चुके हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं, क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो उसके ये रख सकते हैं, तो 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन में क्या लिखेंगे, जो अभी हमने निकाला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो मतलब tan थीटा बाई 2, तो एंगल क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, हाफ थीटा बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट अगर जब दो वेक्टर्स सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, 2.4 टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, मतलब कोई भी स्केलर नंबर हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी स्केलर वेक्टर को अगर किसी भी स्केलर नंबर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। मतलब अगर बी वेक्टर दिया हुआ है के ए, यहाँ पे के क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और बी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, वो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। क्या है, सपोज आई इज अ वेक्टर ऑफ ए इज अ वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड के इज अ नंबर, मतलब कोई भी वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और इसको किसी स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हम रिजल्टेंट किससे डिफाइन कर रहे हैं, बी से, तो बी को हम क्या लिख सकेंगे, के ए। ठीक है, इस सेम एज दैट ऑफ ए, अगर के निगेटिव होगा तो डायरेक्शन जो बी की होगी वो अपोजिट ऑफ के हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अभी एडिशन में क्या कर रहे थे, जो हम रिजल्ट निकाल रहे थे ए प्लस बी, अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, मान लीजिए ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। यस, देखिए जैसे मान लीजिए ये ए की डायरेक्शन है, ठीक है, ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में हमारा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसकी जो जाएगा इसके बीच से कहीं से, वो ए प्लस बी ये होगा। ठीक, यस, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बी की, मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, ये बी ही रखते हैं और डायरेक्शन चेंज करके माइनस बी कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ इतनी इसकी लेंथ। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या देगा, ए माइनस बी। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमें निकालना है डायरेक्ट, ये अगर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसकी पहले पॉजिटिव डायरेक्शन देखेंगे, उसका अपोजिट डायरेक्शन बना लेंगे और हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। कैसे करते हैं, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, वी डिफाइन ए माइनस बी एज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। मतलब हम ए माइनस बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर्स, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ बी एंड ऐड टू ए, मतलब डायरेक्शन बी की इन्वर्ट कर दो और ए में ऐड कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल देके आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिए हैं जिनकी इक्वल मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और एंगल उनके बीच में है 60। ये और ये दोनों वेक्टर हैं जिसकी 5 यूनिट है, 5 मीटर मान लेते हैं लेंथ, और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी किससे जाएगा, इधर बी से जाएगा। ठीक, इसका ए माइनस बी निकालना है, ये ए हो गया वेक्टर और ये बी हो गया वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब हमें ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा ए माइनस। ठीक, ओके, दोनों सेम है। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है, 60, सॉरी 120। अगर ये 60 बन रहा है तो इधर क्या हो जाएगा 120, क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो अब जब पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, देखते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री। यस, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री, ये कि 5 2 इंटू 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। अभी पता है हमने सॉल्व किया है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर 60 बाई 2, फिर से 2 बाहर आएगा तो 5 इंटू 2 और कॉस 30 लिख सकते हैं इसको, तो 10, और कॉस 30 की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है रूट 3 बाई 2, तो 10 रूट 3 बाई 2 5, या रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा 5 रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से ए माइनस बी निकालना हो जब हमें, तो ए माइनस बी के लिए वहां पे एंगल के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 120। ठीक है, तो ए माइनस बी सेम प्रोसेस लगेगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस, अब यहाँ पे 120 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसी तरह से कॉमन लेंगे, पहले 5 कॉमन लेंगे फिर 2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंदर 1 प्लस कॉस 120, इसको फिर से सॉल्व करो तो 5 रूट 2, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर 120 बाई 2, ये बाहर आएगा तो 5 इंटू 2 कॉस 60। ठीक है, 5 टू जा 10 और कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा,
तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है 5√3 और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है 5, तो रिजल्टेंट अलग आएगा। a प्लस बी और a माइनस बी जब निकालोगे तो रिजल्टेंट अलग आएगा। निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हमने 5 रखा, -5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, फिर इसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बस इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इसके थ्योरी का पार्ट फिनिश कर देंगे, फिर इसमें भी न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो हो सकता है 3 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35 न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसमें टाइम लग सकता है, बाकी थ्योरी का पार्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। तो होप सो आज का जो भी टॉपिक्स मैंने समझाया है बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो हम उसको फिर से रिपीट करके समझा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और चैनल वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक का शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।